पूर्वी भारत के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था रुद्रपुर घाटी। यह कस्बा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी बेरहम ठंड और लगातार बरसने वाली बारिश के लिए जाना जाता था। यहाँ की सर्दी सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि इंसान की हिम्मत और धैर्य को भी जमा देने वाली थी। उन दिनों तो हालात और भी भयावह थे। आसमान कई हफ्तों से खुलकर रोया नहीं था बल्कि जैसे ऊपर ही ऊपर आंसू जमाकर बैठा था और जब बरसता था तो थमने का नाम नहीं लेता था। इसी कस्बे के आखिरी छोर पर नदी के पुराने किनारे से थोड़ी दूरी पर मिट्टी और टूटे पत्थरों से बनी एक जर्जर सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था नरेंद्र नाम का एक साधारण लेकिन संघर्षशील आदमी। उम्र करीब 35 साल, शरीर दुबला, चेहरा हमेशा थका हुआ और आंखों में ऐसी उदासी जैसे उसने जिंदगी से बहुत कुछ बिना शिकायत सह लिया हो। नरेंद्र अपनी पत्नी सुमन और अपने 2 बच्चों रोहन और गुड़िया के साथ उसी झोपड़ी में जीवन काट रहा था। नरेंद्र का काम कस्बे से कई कोस दूर स्थित एक पुरानी ईंट भट्ठी में था, जहां वह दिन भर गीली मिट्टी ढोता, ईंटें जमाता और जलती भट्टियों के पास खड़ा होकर मजदूरी करता था। ठंड में भी पसीना बहाना और बारिश में भीगकर काम करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसी मजदूरी से उसके घर का चूल्हा जलता था। एक सुबह जब बाहर अभी अंधेरा पूरी तरह छटा भी नहीं था, नरेंद्र की नींद खुल गई। झोपड़ी के भीतर ठंडी हवा इस तरह घूम रही थी मानो रास्ता भटककर अंदर घुस आई हो। सुमन बच्चों को अपने पुराने और फटे हुए कंबल में लपेटे बैठी थी। रोहन और गुड़िया दोनों ही ठंड से सिकुड़े हुए थे। नरेंद्र ने यह दृश्य देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। उसने धीमी आवाज में कहा, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। सुमन ने उसकी तरफ देखा और बोली, रात भर बारिश होती रही है, रास्ता बहुत खराब होगा। नरेंद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, रास्ता चाहे जैसा हो, जाना तो पड़ेगा ही। सुमन कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसने बस इतना कहा, ध्यान रखना और अगर मुमकिन हो तो आज कुछ पैसे ले आना, घर में आटा खत्म होने वाला है। नरेंद्र ने सिर हिलाया। कोशिश करूंगा। वह अपनी पुरानी जैकेट पहनता है, गर्दन में गमछा लपेटता है और झोपड़ी का चरमराता दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। बाहर का नजारा डराने वाला था। तेज हवा चल रही थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बारिश की ठंडी बूंदें चेहरे पर चुभ रही थीं। मिट्टी का रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था, हर कदम पर पैर फिसलने का डर था। नरेंद्र तेज कदमों से चलता जा रहा था। रास्ते में उसे गांव का बूढ़ा मछुआरा हरिशंकर मिला, जो बारिश में भीगते हुए जाल समेट रहा था। हरिशंकर बोला, बेटा, ऐसी ठंड में बाहर निकलना ठीक नहीं। नरेंद्र ने जवाब दिया, काका, पेट की आग ठंड से बड़ी होती है। ईंट भट्ठी पहुंचते ही भट्टियों की गर्मी और बाहर की ठंड का अजीब सा टकराव महसूस होता है। अंदर मजदूर पहले से काम में लगे हुए थे। भट्टी का मालिक लालचंद मोटा कोट पहने, हाथ में डंडा लिए दूर खड़ा सबको घूर रहा था। जैसे ही उसने नरेंद्र को देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। लालचंद चिल्लाया, इतनी देर से आया है? नरेंद्र घबराकर बोला, मालिक, बारिश। मुझे बहाने नहीं चाहिए। आज के बाद देर हुई तो काम से निकाल दूंगा। लालचंद ने डांटा। नरेंद्र डर गया। उसने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे काम में लग गया। दिन भर वह गीली मिट्टी उठाता रहा, ईंटें जमाता रहा। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। हर ईंट के साथ उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आता रहा। दोपहर के समय कुछ मजदूर आपस में बात कर रहे थे। नरेंद्र, एक ने कहा, आज बहुत परेशान लग रहा है। नरेंद्र ने थकी आवाज में जवाब दिया, घर में खाने को कुछ नहीं है, आज मालिक से थोड़े पैसे मांगूंगा। शाम ढलने से पहले नरेंद्र हिम्मत जुटाकर लालचंद के पास गया। मालिक, बच्चों के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। उसने हाथ जोड़कर कहा। लालचंद कुर्सी पर पीछे झुक गया और बोला, इतनी जल्दी पैसे? अगले हफ्ते आना। नरेंद्र की आंखें भर आईं, लेकिन वह चुपचाप वहां से लौट गया। बाहर अंधेरा घिर चुका था और बारिश फिर तेज हो गई थी। वह भारी मन और थके शरीर के साथ घर की ओर चल पड़ा। नरेंद्र भारी कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। आसमान में बार बार बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ उसकी छाया कीचड़ भरे रास्ते पर कांपती हुई दिख जाती थी। ठंडी हवा कपड़ों के भीतर घुसकर हड्डियों तक चुभ रही थी।
रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि वह सुमन और बच्चों को क्या जवाब देगा। दिन भर की मेहनत के बाद भी खाली हाथ लौटना उसे अंदर से तोड़ रहा था। जैसे तैसे वह झोपड़ी तक पहुंचा। अंदर का हाल देखकर उसका दिल बैठ गया। छत से पानी टपक रहा था, मिट्टी की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं और फर्श पर पानी जमा हो गया था। सुमन एक कोने में बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। रोहन की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और गुड़िया ठंड से नीली पड़ी जा रही थी। सुमन ने उसे देखते ही पूछा, कुछ पैसे मिले? नरेंद्र कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, नहीं। यह सुनते ही सुमन की आंखें भर आईं। वह बोली, आज सुबह से बच्चों ने ठीक से कुछ खाया भी नहीं। नरेंद्र ने बच्चों की तरफ देखा। उनकी आंखों में भूख और ठंड दोनों साफ दिख रहे थे। उसका दिल कांप उठा। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, आज वह बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। उसने सुमन से कहा, तुम बच्चों को संभालो, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। नरेंद्र बिना छतरी के अंधेरे में निकल पड़ा। कीचड़ में पैर ढंस रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। वह गांव की एक छोटी सी दुकान तक पहुंचा, जहां बूढ़ा दुकानदार बैठा था। नरेंद्र ने उससे उधार पर थोड़ा आटा और कुछ दाल मांगी। दुकानदार ने पहले तो मना किया, लेकिन नरेंद्र की हालत देखकर कुछ सामान दे दिया। नरेंद्र ने साथ में कुछ सूखी लकड़ियां भी जुटा लीं। जब वह भीगता हुआ झोपड़ी लौटा तो सुमन की आंखों में उम्मीद की झलक दिखी। लकड़ियां गीली थीं। चूल्हा जलाने में बहुत वक्त लगा, लेकिन आखिरकार आग जल उठी। सुमन ने जल्दी जल्दी थोड़ा सा खाना बनाया। चारों ने बहुत कम मात्रा में खाना खाया, जैसे हर कौर को बचाकर रखा जा रहा हो। उनके पास सिर्फ एक पुराना कंबल था। नरेंद्र ने वह बच्चों के ऊपर डाल दिया। सुमन कुछ कहती, उससे पहले ही नरेंद्र बोला, बच्चे पहले। उस रात ठंड ने सारी हदें पार कर दी। बारिश लगातार होती रही। नरेंद्र और सुमन बिना कंबल के बैठे रहे, लेकिन बच्चों की सांसों की गर्माहट से उन्हें थोड़ा सुकून मिल रहा था। अगली सुबह नरेंद्र फिर काम पर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद आज हालात कुछ बेहतर हों, लेकिन रास्ते में ही उसे लोगों की भीड़ दिखी। सब खदान की तरफ इशारा कर रहे थे। नरेंद्र भी वहीं पहुंचा। वहां का दृश्य डरावना था। रात की बारिश और भूस्खलन की वजह से ईंट भट्ठी का बड़ा हिस्सा ढह चुका था। भट्टियों के पास पानी भर गया था। मजदूर इधर उधर खड़े थे। किसी ने कहा, रात में भट्ठी में आग लग गई। नरेंद्र ने घबराकर लालचंद को ढूंढा। कुछ देर बाद पता चला कि वह सुबह ही यह कहकर चला गया है कि अब किसी को काम नहीं मिलेगा। ये सुनते ही नरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब न काम था न रोजी। वह भारी मन से लौटने लगा। तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश के साथ हवा भी चलने लगी थी। रास्ते में छोटी छोटी झोपड़ियां पानी में डूबती दिख रही थीं। नाले उफान पर थे। नरेंद्र तेजी से घर की ओर भागा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि उसका परिवार सुरक्षित हो। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसका दिल दहल गया। झोपड़ी का एक हिस्सा ढह चुका था। पानी अंदर घुस चुका था। सुमन और बच्चे बाहर खड़े थे, भीगे हुए और डरे हुए। सब ठीक है? नरेंद्र ने घबराकर पूछा। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, सब ठीक है, लेकिन घर। नरेंद्र बिना कुछ सोचे पानी निकालने में लग गया। दोनों बाल्टियों से पानी फेंकते रहे, लेकिन जितना पानी बाहर जाता उससे ज्यादा अंदर आ जाता। बच्चे एक तरफ कांपते रहे। आखिरकार नरेंद्र रुक गया। उसने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। बारिश रुके बिना यह पानी नहीं निकलेगा। रात होते होते हालात और खराब हो गए। हवा तेज हो गई। बिजली बार बार चमकने लगी। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और झोपड़ी की दीवार पूरी तरह गिर गई। नरेंद्र ने किसी तरह सुमन और बच्चों को बाहर खींचा। कुछ ही पलों में उनकी पूरी झोपड़ी पानी में बह गई। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। सब कुछ चला गया। नरेंद्र ने उसे संभालते हुए कहा, कम से कम हम जिंदा हैं। अब उनके पास न घर था न कोई सहारा। ठंड और बारिश में खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। नरेंद्र ने सोचा कि किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। वह अपने परिवार को लेकर अपने पुराने दोस्त राजू के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। राजू बाहर आया। पूरी बात सुनने के बाद उसने असहज होकर कहा, भाई, मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं रख सकता। घर छोटा है। इसके बाद वे एक और परिचित के पास गए। वहां से भी मना कर दिया गया। हर बंद दरवाजा नरेंद्र के दिल पर चोट कर रहा था। आखिरकार थक हार कर वे गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। वही पेड़ अब उनका सहारा बन गया। बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। रोहन को तेज बुखार हो गया।
गुड़िया सुस्त पड़ गई। सुमन ने घबराकर कहा। अगर इन्हें कुछ हो गया तो? नरेंद्र ने भीगी आंखों से आसमान की तरफ देखा। ऊपर वाला सब देख रहा है। Dream jobs? Dream your salaries. Use the salary filter to pick the right one for you. Explore 17,000 plus jobs. ऊपर वाला सब देख रहा है। रात भर वे उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे। बारिश कुछ देर थमी, फिर शुरू हो गई। नरेंद्र को लग रहा था कि उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन बच्चों के लिए उसे मजबूत बने रहना था। सुबह जब आंख खुली तो बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन पूरी तरह गीली थी। रात की ठंड और नमी ने शरीर को सुन्न कर दिया था। नरेंद्र की पीठ अकड़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बच्चों पर पड़ी, सारी थकान पीछे छूट गई। रोहन तेज बुखार में तप रहा था और गुड़िया की सांसें भारी हो गई थीं। सुमन पूरी रात जागती रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर और चिंता थी। सुमन ने धीमी आवाज में कहा, ऐसे नहीं चल सकता, बच्चों को कहीं गर्म जगह ले जाना होगा। नरेंद्र ने चारों तरफ देखा। गांव अभी भी बारिश की गिरफ्त में था। नालियां उफान पर थीं, रास्ते टूट चुके थे। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं किसी से मदद मांगूंगा। वे सबसे पहले गांव के मुखिया देवदत्त के घर पहुंचे। देवदत्त का घर पक्की दीवारों और ऊंची छत वाला था। दरवाजे पर खड़े होकर नरेंद्र ने आवाज लगाई। काफी देर बाद दरवाजा खुला। देवदत्त बाहर आया, चेहरे पर नाराजगी साफ थी। इतनी सुबह क्या तमाशा है? उसने कहा। नरेंद्र हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, घर बह गया है, बच्चे बीमार हैं, बस आज की रात। देवदत्त ने बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया। मैंने तुम्हें कभी कोई वादा नहीं किया। हर किसी की मुसीबत का जिम्मा मैं नहीं ले सकता। सुमन ने रोते हुए कहा, कम से कम बच्चों पर तरस खाइए। देवदत्त ने मुंह फेर लिया। कहीं और जाओ। दरवाजा बंद हो गया। वह आवाज नरेंद्र के दिल में हथौड़े की तरह लगी। वे फिर आगे बढ़े। एक घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर जगह से यही जवाब मिला। कहीं कहाँ गया जगह नहीं है, कहीं कहाँ गया कि हालात ठीक नहीं हैं। हर मना किया गया शब्द नरेंद्र को अंदर से तोड़ता जा रहा था। शाम तक वे फिर उसी पेड़ के नीचे लौट आए। सुमन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। नरेंद्र ने उसे ढांढस बंधाया। हिम्मत रखो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। वह गांव में इधर उधर घूमता रहा। किसी ने थोड़ी लकड़ी दे दी, किसी ने बचा हुआ खाना। शाम तक वह कुछ दवाई और थोड़ा सा अनाज जुटा सका। रात को उन्होंने फिर आग जलाई। बच्चे आग के पास बैठे। थोड़ी देर के लिए उनकी हालत सुधरी, लेकिन नरेंद्र जानता था कि यह स्थायी हल नहीं है। कई दिन ऐसे ही बीत गए। बारिश कभी रुकती, कभी फिर शुरू हो जाती। हर दिन वही संघर्ष, वही ठंड, वही बेबसी। एक दिन गांव की चौपाल पर हलचल हुई। लोग फुसफुसा रहे थे। नरेंद्र ने पास जाकर पूछा तो पता चला कि पास के शहर से एक अनजान सेठ आया है, जो बारिश और ठंड में गरीबों की मदद कर रहा है। नरेंद्र को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह लाइन में लग गया। काफी देर बाद उसकी बारी आई। उसे एक कंबल और खाने का पैकेट मिला। जब वह लौट रहा था, तभी उसने एक बहुत बूढ़ी और कमजोर औरत को देखा। वह कांपते हुए चल रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बहुत ठंड लग रही है। नरेंद्र पल भर के लिए रुका। फिर उसने बिना सोचे समझे अपने हाथ का खाना उस औरत को दे दिया। सुमन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन नरेंद्र ने उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। बूढ़ी औरत ने खाना खाया। उसके चेहरे पर सुकून आ गया। उसने नरेंद्र से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों रह रहे हो? नरेंद्र ने सारी कहानी सुना दी। बूढ़ी औरत सुनकर कुछ देर चुप रही। फिर उसने अपने कपड़ों से एक छोटी सी पोटली निकाली और नरेंद्र के हाथ में रख दी। ये रख लो, इसे सही वक्त पर खोलना। वह औरत वहां से चली गई। सुमन ने हैरानी से पूछा, इसमें क्या होगा? नरेंद्र ने कहा, जो भी होगा ऊपर वाले की मर्जी होगी। उस रात उन्होंने पोटली नहीं खोली। अगले दिन जब हालात फिर बिगड़े, तब नरेंद्र ने उसे खोला। अंदर की चमक देखकर दोनों सन्न रह गए। पोटली में सोने की मुद्राएं थीं। नरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। समय के साथ नरेंद्र ने अपनी जिंदगी फिर से खड़ी की। उसने सबसे पहले एक मजबूत घर बनवाया, जो बारिश और ठंड दोनों झेल सके। फिर उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, जिसमें गांव के कई बेरोजगार लोगों को काम मिला। वही लोग जिन्होंने कभी दरवाजे बंद किए थे, अब उसी के साथ काम कर रहे थे। कुछ महीनों बाद फिर वही भयानक मौसम लौटा।
तेज बारिश और तूफान ने पूरे गांव को हिला दिया। कई घर ढह गए। इस बार लोग मदद के लिए नरेंद्र के घर पहुंचे। नरेंद्र ने बिना किसी शिकायत के सबको अंदर बुलाया। देवदत्त भी वहां आया। उसकी आवाज में पछतावा था। मुझसे गलती हो गई। नरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। उस वक्त आप नहीं समझ पाए, आज समझ गए, यही काफी है। तेज बारिश और तूफान ने पूरे रुद्रपुर घाटी को जैसे घुटनों पर ला दिया था। आसमान से गिरता पानी अब बूंदों में नहीं, बल्कि दीवारों की तरह बरस रहा था। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां टूटकर जमीन पर गिर रही थीं। गांव की गलियों में घुटनों तक पानी भर चुका था। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। जिन घरों को वे वर्षों से अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझते थे, वे कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिलते जा रहे थे। नरेंद्र अपने पक्के घर की खिड़की से बाहर का दृश्य देख रहा था। सुमन बच्चों को संभाले हुए थी। रोहन और गुड़िया इस बार डरे हुए नहीं थे, क्योंकि उनके सिर पर मजबूत छत थी। नरेंद्र ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस बार हमारे पास बचने की जगह है। सुमन की आंखें भर आईं। वह बोली, काश उस वक्त भी किसी ने हमें ऐसे ही अंदर बुला लिया होता। तभी बाहर से शोर सुनाई देने लगा। किसी ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। नरेंद्र ने दरवाजा खोला तो सामने गांव के कई लोग खड़े थे। सब भीगे हुए, कांपते हुए और डरे हुए। किसी की आंखों में डर था, किसी की आंखों में शर्म। नरेंद्र, हमें अंदर आने दो, एक आदमी बोला। हमारे घर टूट गए हैं। नरेंद्र एक पल के लिए चुप रहा। उसे वे रातें याद आ गईं जब उसने दरवाजे खटखटाए थे और हर बार उसे निराशा मिली थी। सुमन ने उसकी तरफ देखा। नरेंद्र ने बिना कुछ कहे दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। उसने कहा, अंदर आइए, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है। एक एक करके लोग अंदर आने लगे। कुछ देर में घर भर गया। महिलाएं बच्चों को गोद में लिए बैठ गईं। बूढ़े लोग दीवार से टिककर खड़े हो गए। Free, free, free! Free Reels is giving out amazing rewards. All short dramas are completely free. No ads, no pop-ups, no VIP needed. Just download and binge the full series smoothly. No lag, no interruptions. Whether it ये लोग दीवार से टिककर खड़े हो गए। बाहर बारिश और तेज हो गई, लेकिन अंदर थोड़ी गर्माहट थी। नरेंद्र ने सबको कंबल बांटे। सुमन और बच्चों ने पानी और जो थोड़ा खाना था वह सबके बीच बांट दिया। कुछ देर बाद उसी भीड़ में देवदत्त भी दिखाई दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह धीरे धीरे आगे आया और नरेंद्र के सामने खड़ा हो गया। उसने भारी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने तुम्हें लौटा दिया। नरेंद्र ने उसकी तरफ देखा। उसके मन में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने कहा, वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। उस वक्त आप नहीं समझ पाए, आज समझ गए, यही काफी है। देवदत्त की आंखें झुक गईं। आसपास खड़े लोग भी चुप थे। सबको अपनी अपनी यादें कचोट रही थीं। कोई सोच रहा था कि उसने कैसे दरवाजा बंद किया था। कोई याद कर रहा था कि उसने कैसे मुंह फेर लिया था। रात भर बारिश होती रही। पूरा गांव नरेंद्र के घर में सिमटा रहा। सुबह जब बारिश थोड़ी थमी तो बाहर का दृश्य और भी डरावना था। गांव के ज्यादातर घर मिट्टी में मिल चुके थे। लोग बाहर निकलकर अपने टूटे हुए सपनों को देख रहे थे। नरेंद्र सबके साथ बाहर आया। उसने कहा, अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर फिर से शुरुआत करनी होगी। कुछ लोग बोले, हमारे पास कुछ नहीं बचा। नरेंद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे पास भी कुछ नहीं था, फिर भी सब ठीक हुआ। धीरे धीरे गांव में नई शुरुआत होने लगी। नरेंद्र ने अपने कारखाने का काम बढ़ाया। उसने जिन लोगों को पहले काम दिया था, अब और लोगों को जोड़ लिया। गांव वालों ने मिलकर टूटे हुए घरों को फिर से खड़ा करना शुरू किया। इस बार कोई अकेला नहीं था, सब साथ थे। कुछ महीनों बाद वही गांव जो कभी ठंड, बारिश और बेरुखी की मिसाल था, अब आपसी सहयोग की पहचान बन चुका था। देवदत्त ने खुद आगे बढ़कर मदद की। वह गांव वालों से कहता फिरता था, अगर हम पहले नरेंद्र से सीख लेते तो आज ये हाल नहीं होता। एक दिन शाम को नरेंद्र अपने घर के बाहर खड़ा था। आसमान साफ था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। सुमन उसके पास आकर खड़ी हुई। देखो, अब ये ठंड उतनी बेरहम नहीं लगती। नरेंद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। वह जानता था कि जिंदगी फिर कभी आसान नहीं होगी, लेकिन यह भी जानता था कि इंसानियत अगर साथ हो तो सबसे बड़ी आपदा भी झेली जा सकती है।
उस रात रुद्रपुर घाटी में पहली बार लोग चैन की नींद सोए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची दौलत घर या पैसा नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में खुलने वाला